तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है टाइम कॉप। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1863 का समय जॉर्जिया में कुछ लोग यहाँ पर अपने साथ कई सारा सोना ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में इनके सामने एक आदमी आता है और वो इनसे कहता है कि तुम सभी चुपचाप अपना सोना मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पर ये लोग इस आदमी को ज्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि ये बिल्कुल अकेला था। तब यहाँ पर ये आदमी दोबारा से कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरी बात मान लो। अब यहाँ पर इस आदमी को रास्ते से हटाने के लिए ये सभी गार्ड्स उसके ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी अपने पास से मशीन गन्स निकालता है और इन सभी को भूंज के रख देता है। और यार मैं फिर से बता दूं, ये समय है 1863, जब इस तरीके के वेपन्स इस दुनिया में इन्वेंट तक नहीं हुए थे। और तब हमें पता चलता है कि ये आदमी असल में फ्यूचर से है, जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया होता है। अब इसके बाद हमें 1994 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग चल रही होती है। और यहाँ पर एक स्पार्टा नाम का आदमी इन सभी को एक वैज्ञानिक के बारे में बताता है, जिसने आज कई सालों की मेहनत से अब टाइम मशीन बना लिया है। लेकिन इस टाइम मशीन से सिर्फ टाइम में पीछे जाके वापस आया जा सकता है। अब ये बात सुनकर पहले तो किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। लेकिन तब स्पार्टा बताता है कि अभी से कुछ 10 दिन पहले 1800 सदी का सोना यहाँ पर बेचा गया है। मतलब कि उस टाइम मशीन का डुप्लीकेट भी बन चुका है और उसका इस्तेमाल अब क्रिमिनल्स अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और अगर अब जल्दी उन्हें रोका नहीं गया तो कहीं ये क्रिमिनल्स पास्ट में कुछ ऐसा न बदल दें जिससे हमारा फ्यूचर ही खतरे में आ जाए। और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाएं जो कि गैर कानूनी तरीके से टाइम ट्रेवल करने वाले को सजा दिलवाए और हमारे फ्यूचर को सेफ रखे, जिसका नाम होगा TEC। लेकिन मीटिंग में बैठे हुए बाकी लोगों को ये बात इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लगती। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम एरॉन होता है, स्पार्टा की इस बात पर उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें मैक्स को दिखाया जाता है और मैक्स एक पुलिस ऑफिसर है जो कि उसकी वाइफ मेलिसा के साथ एक मॉल में होता है। और अब ये लोग यहीं पर बातें कर रहे होते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि एक चोर वहाँ पर एक ओल्ड लेडी का पर्स छीनकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स उसके सामने अपनी किक करके उसे वहीं पर रोक लेता है और फिर वो चोर उस ओल्ड लेडी का पर्स वापस करके वहाँ से निकल जाता है। अब तभी मैक्स देखता है कि ऊपर खड़े हुए दो लोग उसे बड़ी ही अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर बाद वापस से वहाँ पर देखता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर वो दोनों ही लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। अब तभी मेलिसा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी नए जॉब का क्या हुआ, क्या तुम TEC को ज्वाइन कर रहे हो? तब मैक्स कहता है कि हाँ। तब मेलिसा कहती है, क्या तुम्हारी इस जॉब में ज्यादा खतरा है और क्या तुम्हें इस जॉब में बार बार बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा? तब मैक्स उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे। खैर अब रात को मेलिसा मैक्स से कहती है कि देखो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन तभी मैक्स को अपनी कंपनी से कॉल आता है और तब मैक्स उससे कहता है कि देखो अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मौसम काफी खराब होता है। तब मेलिसा उसे रोकती भी है, लेकिन मैक्स उससे कहता है कि देखो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। लेकिन जैसे ही मैक्स घर से बाहर आता है तो तभी किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पर वो आदमी जल्दी से घर के अंदर चला गया और उसने मेलिसा को भी पकड़ लिया। और तभी हमें वो दो लोग भी नजर आते हैं जो कि हमें मॉल के अंदर मिले थे और इन दोनों ने यहाँ पर मैक्स को काफी पीटा और फिर वो उसे गोली मारकर वो भी अंदर घुस गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैक्स अभी तक नहीं मरा क्योंकि उसने अपने कपड़ों के अंदर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है। अब यहाँ पर मैक्स मेलिसा को बचाने के लिए घर के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से उसका पूरा घर ब्लास्ट हो गया। और आखिर अब ये लोग कौन थे वो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें कहानी में 1929 का समय दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडवर्ड है और वो यहाँ पर एक फ्यूचर का न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। और उस न्यूज़पेपर में उसने कुछ कंपनीज के स्टॉक देखे और फिर उसने अपने एक आदमी को उस कंपनी के बहुत सारे स्टॉक खरीदने को कहा। अब यहाँ पर एडवर्ड बात ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक टाइम पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से मैक्स बाहर आता है। और तब हमें पता चलता है कि एडवर्ड भी TEC में ही काम किया करता था और वो कभी मैक्स का ही पार्टनर हुआ करता था। लेकिन फिर एडवर्ड का लालच बढ़ने लगा और लालच के चक्कर में उसने TEC को धोखा दिया और वो फिर अपने फायदे के लिए काम करने लगा। अब यहाँ पर मैक्स एडवर्ड से कहता है तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ और TEC को धोखा देने के लिए और इलीगली टाइम ट्रेवल करने के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इसी बीच एडवर्ड यहाँ का अलार्म बजा देता है, जिसके बाद यहाँ पर दो आदमी ऊपर आते हैं, जिसमें से पहला एक बॉक्सर होता है और वो यहाँ पर अपनी बॉक्सिंग से मैक्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन मैक्स उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, जिसके बाद दूसरा आदमी मैक्स के ऊपर हमला करता है
और वो मैक्स के ऊपर हर एक चीज फेंक कर उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन मैक्स हर एक हमले से बचता जाता है और आखिर में मैक्स उसे वहीं पर पीट कर बेहोश कर देता है। तब एडवर्ड यहाँ पर एक मशीन गन को बाहर निकालता है और वो अंधाधुंध मैक्स के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन मैक्स को पता है कि इन गोलियों से कैसे बचना है। लेकिन अब कुछ ही वक्त के बाद एडवर्ड की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद मैक्स बड़े ही आराम से उसके सामने आता है और उससे कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो और इतनी जल्दी आखिर तुम्हारे अंदर इतना लालच कहाँ से आ गया। तब यहाँ पर एडवर्ड नाम लेता है एरॉन का और वो कहता है कि वो इस बार प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा होने वाला है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उसी ने मुझे ये सब करने के लिए बोला है। अब इस बात को सुनते ही मैक्स उससे कहता है तुम वापस से अपने वक्त में जाकर उसके खिलाफ गवाही दे सकते। तब एडवर्ड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो तुम मुझे इसी टाइमलाइन में मार दो। लेकिन मैक्स कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने वक्त में वापस चलना ही पड़ेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद एडवर्ड वहाँ की खिड़की से नीचे कूद जाता है, लेकिन तभी मैक्स भी उसके साथ कूदता है और मैक्स बीच रास्ते में ही पोर्टल खोलकर उसे भी अपने समय 2004 में ले आता है। और कोर्ट रूम के अंदर एडवर्ड के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, जिसकी सजा मौत है। अब मैक्स यहाँ पर उससे फिर से कहता है कि तुम अपनी तरफ से गवाही देकर बच सकते हो, लेकिन एडवर्ड फिर भी कुछ नहीं कहता, उसे अपनी सजा मंजूर है। और फिर यहाँ पर एडवर्ड को उसी टाइम में भेज दिया जाता है जिस टाइम में वो गिर रहा होता है, और इस तरीके से एडवर्ड को उसकी सजा मिल गई। अब इसके बाद हमें 2004 का समय देखने को मिलता है, जहाँ पर टीईसी बड़े ही जोरों शोरों से काम कर रही है और मैक्स इन सभी में से यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑफिसर है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर एरॉन आता है और वो इनसे कहता है कि मुझे मैक्स से बात करनी है और मुझे जानना है उसके आखिरी मिशन के बारे में, कि आखिर उसने उसके आखिरी मिशन को कैसे पूरा किया। फिर अब ये सभी लोग एक साथ जाने लगते हैं। अब एरॉन जब जाने लगता है तब मैक्स उससे कहता है कि मुझे पता है कि एडवर्ड किसके लिए काम करता है, तो मुझे बेवकूफ मत समझना। तब एरॉन कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुमने एडवर्ड को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तब मैक्स कहता है कि वो तो अब जिंदा ही नहीं है। तब यहाँ पर एरॉन भड़क जाता है। अब तभी हमें पता चलता है एक और इन्वेंशन के बारे में, जहाँ पर उस वैज्ञानिक ने एक और चिप बनाई है, जिस चिप के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तब यहाँ पर एरॉन कहता है कि अब मैं टीईसी के लिए फंडिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ही मैं बहुत सारे पैसों को बर्बाद कर चुका हूँ और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और अब इसलिए ये डिपार्टमेंट जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास्ट के साथ काफी छेड़छाड़ हुआ है। और अगर शायद ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं भविष्य में जिंदा ही ना बचूं, और इसीलिए अब मैं पूरी की पूरी टीईसी को बंद कर रहा हूं। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और वो मिलता है अपने असिस्टेंट से, और उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि सर, हमें जल्दी अपनी कैंपेन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। तब यहाँ पर एरॉन काफी गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को दरवाजे में धक्का दे देता है, जिससे उसकी नाक में काफी चोट आती है। और तब एरॉन उससे कहता है कि आखिर तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, तुम बस उसका नाम लो। तब वो असिस्टेंट कहता है कि $50 मिलियन और लगभग इतने ही पैसों का अभी अभी एरॉन को नुकसान हुआ है, क्योंकि मैक्स ने पास्ट में जाकर एडवर्ड को पकड़ लिया और उसे पूरी जानकारी नहीं देने दी, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो गया। और अब टीईसी की वजह से दिन ब दिन एरॉन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। और अब इधर हम देखते हैं मैक्स को, जो कि अभी भी काम कर रहा होता है, और तभी उसके पास मतुजक आता है, और मतुजक मैक्स का बॉस है और साथ साथ वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है। और मतुजक मैक्स को समझाता है कि तुम्हें एरॉन के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वो आदमी बहुत ही खतरनाक है और तुम सोच भी नहीं सकते कि वो अपने पैसों के लिए क्या क्या कर सकता है। तब मैक्स कहता है कि मुझे पता है कि वो क्या क्या कर सकता है, और तब मैक्स बताता है कि उसने एडवर्ड को धमकाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था, और एडवर्ड वाकई में काफी ज्यादा डरा हुआ था, और इसी तरीके से उसने आधे डिपार्टमेंट को अपनी जेब के अंदर रखा हुआ है, और इसीलिए अब मैं किसी भी ऑफिसर पर भरोसा नहीं कर सकता। तब मतुजक कहता है कि देखो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। तब मैक्स कहता है कि एरॉन की सच्चाई तो मैं पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। और तभी मैक्स अपनी वाइफ की तस्वीर देखता है और खुद से कहता है कि एक तरफ तो मैं हूँ जो नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं इन नियमों को तोड़कर भी अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकता, वही ये आदमी वक्त में पीछे जाकर अपनी जेबें भरने में लगा है। जिसके बाद मैक्स अपना काम खत्म करके घर जाता है और अपनी पत्नी की वीडियो देखकर सो जाता है। लेकिन आधी रात को उसे महसूस होता है कि उसके घर के अंदर कोई आ चुका है, और जैसे ही वो कुछ समझ पाता, मैक्स उसके ऊपर हमला कर देता है, और ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। और यहाँ पर जिस आदमी ने मैक्स के ऊपर हमला किया होता है वो भी एक ट्रेन्ड फाइटर होता है, लेकिन मैक्स को पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है,
और मैक्स उसे पकड़कर उसे सीधा पूछता है कि बताओ कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन इससे पहले ये आदमी कुछ बता पाता, एक और आदमी पीछे से आ जाता है जो कि यहाँ पर मैक्स के पीछे निशाना लगा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है, मैक्स उस आदमी को अपने सामने कर लेता है और वो दूसरा आदमी इस आदमी को मार देता है। और तभी एक पानी का जार नीचे गिर जाता है और वो पानी सभी में फैलने लगता है। और तभी वो दूसरा आदमी पानी के ऊपर ही अपनी टेजर गन चला देता है, जिससे वो टेजर गन का करंट पूरे पानी में फैल जाता है। लेकिन मैक्स ऊपर कूदकर उससे भी बच जाता है। लेकिन वो दूसरा आदमी खुद इस पानी की चपेट में आ जाता है और वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। अब तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम फील्डिंग है और वो भी टीईसी के लिए काम करती है और उसका कहना है कि वो मैक्स की नई पार्टनर है। लेकिन मैक्स यहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि मैं अकेले ही काम करूंगा और मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। लेकिन मतुसक कहता है कि देखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऑर्डर ऊपर से आया है और अगर सारा काम तुम ही करोगे तो और लोग कैसे तैयार होंगे। और अब ना चाहते हुए भी मैक्स को उसके साथ काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये दोनों टाइम ट्रेवल करके 1994 में पहुंचते हैं और बातों ही बातों में फील्डिंग कहती है कि आज ही के दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी, लेकिन अब मैं अपने पास से मिलकर ये कहना चाहती हूँ कि वो उससे ना मिले क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैक्स कहता है कि ऐसा करने का सोचना भी मत और भूल कर भी अपने पास्ट वर्जन को छूना भी मत, नहीं तो तुम दोनों ही मारे जाओगे। और फिर ये पहुंचते हैं एक फैक्ट्री के पास जहाँ पर मैक्स अंदर जाता है और दूसरी तरफ से फील्डिंग अंदर जाने लगती है। और तभी हम अंदर एरॉन को देखते हैं और यहाँ पर एरॉन पार्कर से बात कर रहा होता है जो कि किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है। और यहाँ पर एरॉन पार्कर से कह रहा होता है कि मेरे ऑलरेडी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर काफी सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और अब मुझे अपने पैसे वापस चाहिए और अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। तब पार्कर यहाँ पर उसे एक चेक देता है और उससे कहता है कि मुझे भी एक नया इन्वेस्टर मिल चुका है। और इससे पहले कि पार्कर एरॉन को वो चेक देता, फ्यूचर से एरॉन यहाँ पर आ जाता है और अपने पुराने वर्जन से कहता है कि इस चेक को अभी के अभी वापस कर दो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कितना बड़ा नुकसान होगा अगर तुमने इस चेक को वापस ले लिया। तुम्हें पता नहीं है कि भविष्य में ये कंपनी अरबों कमाने वाली है। और इतना कहते ही यंगर एरॉन पार्कर को एक थप्पड़ मारता है और इधर वो पार्कर को मारने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पार्कर को मार पाता, यहाँ पर मैक्स आ जाता है और वो एरॉन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर फील्डिंग भी मैक्स के ऊपर गन तान देती है और यहाँ पर मैक्स ने सही सोचा था कि फील्डिंग भी एरॉन के साथ ही मिली हुई है। अब यहाँ पर एरॉन पार्कर को गोली मारता है, जिसके बाद वो मैक्स की ओर गोली मारता है। लेकिन यहाँ पर मैक्स बचते हुए एक एक करके सभी को मारने लगता है और अब एरॉन के सारे आदमी हार चुके हैं और अब उसी की बारी है। लेकिन तब फील्डिंग उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपने साथ वापस लेके जाओगे। लेकिन तब एरॉन कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और वो फील्डिंग को गोली मार देता है और वो मैक्स के ऊपर भी गोलियां चलाता है। लेकिन मैक्स वहां से अपने समय में चला गया, जिसके बाद एरॉन ने भी अपने पास्ट वर्जन को एक लेटर दिया जिसके अंदर लिखा होता है कि अब इसके बाद उसे क्या करना है। जिसके बाद एरॉन भी अपने और अब यहाँ पर मैक्स जब प्रेजेंट में वापस आया तो तब उसे पता चलता है कि अब से पूरी कंपनी का मालिक सिर्फ एरॉन है, क्योंकि उसने पास्ट में जाकर पूरे पास्ट को ही बदल दिया और अब मैक्स कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ एरॉन के ही कब्जे में है। तब मैक्स मैटुतक को बताता है कि फील्डिंग मारी गई। लेकिन मैटुतक हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये कौन है और कंप्यूटर में चेक करने के बाद भी उन्हें फील्डिंग का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता और अब ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके सारे रिकॉर्ड्स ही खत्म कर दिए गए। लेकिन अब कुछ जानकारी इकट्ठा करने पर मैक्स को पता चला कि फील्डिंग अभी भी जिंदा है। लेकिन अब एरॉन को गिल्टी साबित करने के लिए फील्डिंग की गवाही की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब मैक्स बिना परमिशन इतनी आसानी से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। तब यहाँ पर मैक्स लोगों को मारता हुआ जाता है उस मशीन के पास और उस मशीन में बैठ जाता है। तब मैटुतक जाता है उस मशीन को एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी वहाँ के गार्ड्स उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं। लेकिन फिर भी उसी घायल हालत में मैटुतक उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है और मैक्स पहुंच जाता है 1994 में। और ये वो समय होता है जब मैक्स की वाइफ भी जिंदा थी और यहाँ पर मैक्स वहाँ के पूरे डेटाबेस को चेक करता है कि फील्डिंग किस हॉस्पिटल में एडमिट है। और वहाँ पर वो पहुँचता है फील्डिंग के पास और उससे कहता है कि अगर तुम एरॉन के खिलाफ गवाही दोगी तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तब फील्डिंग भी मान जाती है और कंप्यूटर में डाटा रिकवर करने के लिए वो फील्डिंग का ब्लड सैंपल भी लेता है और तभी उसे इस जगह अपनी वाइफ का ब्लड सैंपल भी मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही मैक्स वापस आया तब उसे पता चला कि फील्डिंग को एरॉन के आदमियों ने मार दिया। लेकिन यहाँ पर नर्स मैक्स को ही किलर समझकर वहाँ पर शोर मचा देती है। तब यहाँ पर मैक्स किसी तरीके से हॉस्पिटल से भागकर मॉल में पहुंचा
और वो यहाँ पर मॉल में मेलिसा को सब कुछ बता देता है। अब पहले तो मेलिसा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो वहीं पर यंग मैक्स को देखती है तब उसे इस बात पर पूरा यकीन हो गया। और तब यहाँ पर मैक्स मेलिसा से कहता है कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम माँ बनने वाली हो, बस अब आज रात को तुम किसी तरीके से मैक्स को घर से बाहर मत निकलने देना। और यहाँ पर मेलिसा जैसा मैक्स ने कहा था वैसा ही करती है। और अब यहाँ पर मैक्स के घर के बाहर जब ये लोग खड़े होते हैं, इनके प्लान के हिसाब से जब काम नहीं होता तो तब ये लोग दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाने वाले थे। फिर यहाँ पर ओल्डर मैक्स बाहर जाता है क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि कौन यहाँ पर कहाँ से आने वाला है, और वो यहाँ पर एक एक करके सबके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इन लोगों की तादाद सच में काफी ज्यादा है और ये लोग यहाँ पर मैक्स के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं। तब गोलीबारी की आवाज सुनकर यंगर मैक्स भी बाहर आ जाता है और वो भी एक एक करके सभी को मारने लगता है और ये दोनों एक साथ सभी को मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों में एक विशालकाय आदमी भी होता है और वो यहाँ पर मैक्स को पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो यहाँ पर यंगर मैक्स को मार देता, ओल्डर मैक्स आकर उसे गोलियों से मार देता है। अब अंदर आकर ओल्डर मैक्स देखता है कि अब तक 2004 का एरॉन वहाँ पर आ चुका है और उसने मेलिसा के ऊपर गन तान रखी होती है और उसने घर के अंदर एक बॉम्ब भी लगा दिया होता है क्योंकि वो अपने साथ साथ सबको उड़ा देना चाहता है। और वो यहाँ पर मैक्स से कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो मेरा यंगर सेल्फ तो राष्ट्रपति बनी जाएगा क्योंकि मैंने उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दिए हैं। और यहाँ पर जब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है तभी मैक्स एरॉन को बताता है कि मैं तुम्हारी यंगर सेल्फ को यहाँ पर ले आया हूँ। और अब अपने यंगर सेल्फ को देखने के बाद एरॉन भड़क जाता है और मेलिसा इस चीज का फायदा उठाती है और वो धक्का मारती है एरॉन को। और तब मैक्स भी इस एरॉन को धक्का देता है तो एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होता है जहाँ पर पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएं। तब एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है जिस वजह से उन दोनों का ही नामो निशान मिट जाएगा और इसी तरीके से फिर एरॉन का नामो निशान मिट जाता है। जिसके बाद मैक्स फटाफट मेलिसा को लेकर घर से बाहर निकलता है। जिसके बाद टाइम पूरा होते ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो बॉम्ब ब्लास्ट एरॉन ने ही करवाया था। जिसके बाद मैक्स एलिसा को अपने यंगर वर्जन के पास छोड़कर जाने लगा और यहाँ पर यंगर मैक्स लड़ाई करते करते बेहोश हो गया था और मेलिसा को कंधे में गोली लगी है इसलिए वो भी बेहोश है। जिसके बाद यहाँ पर मैक्स वापस से प्रेजेंट में आता है और उसे पता चलता है कि अब इस कंपनी का मालिक एरॉन नहीं है। और पूछने पर मतुज़क बताता है कि एरॉन तो कुछ साल पहले ही अचानक से गायब हो गया और मतुज़क को तो याद भी नहीं कि पिछली बार क्या हुआ, क्योंकि हर बार टाइम ट्रेवल में कुछ ऐसा ही होता है। और अब क्योंकि फ्यूचर बदल चुका है और फिर क्योंकि फील्डिंग ने भी एरॉन के लिए कभी काम नहीं किया तो वो भी जिंदा होती है। और अब ये सब देखकर मैक्स भी काफी खुश था। भले ही उसने टाइम ट्रेवल के नियम तोड़े हैं लेकिन सबकी भलाई के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। और जब यहाँ पर मैक्स खुशी खुशी अपने घर आता है तब वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का उसे डैड डैड कहकर उसकी तरफ दौड़ कर आता है। मतलब कि अब सब कुछ ठीक हो गया और मेलिसा भी बिल्कुल ठीक है और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।